टीपीएम के लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप ओएम चेकलिस्ट बनाना शुरू करो। अगर नहीं किया, अगर किया भी है, दोबारा उसको रिविजिट कीजिए प्लीज। और अगर हो सके एक ऑटोनोमस मेंटेनेंस का एग्जाम्पल अपने शॉप में लेने का कोशिश कीजिए, जिशु हुसैन करने का कोशिश कीजिए, फुल्ली स्टेप 0, स्टेप 1, 2, 3। एक मशीन, एक ऐसा मशीन लीजिए जो रिलेटिवली सिंपलर मशीन टू वर्क विथ, इसको लीजिए और जिशु हुसैन शुरू कीजिए। फुगाई टैग वगैरह लगाइए, पूरा चेकलिस्ट बनाइए, पूरा लिस्ट बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए रजिस्टर में, एक के बाद एक लाल रेड फुगाई एंड व्हाइट फुगाई जो हम लोग बनाते हैं। व्हाइट फुगाई मतलब छोटा प्रॉब्लम, रेड फुगाई मतलब बिग प्रॉब्लम, जहां पर आपको एक्सपर्ट की हेल्प लगेगा, मदद लगेगा करके एक मशीन को पूरा खड़ा कीजिए। आप दोबारा देखिएगा फर्क कितना होता है इन टर्म्स ऑफ आपका स्पीड लॉस वगैरह, काफी क्वालिटी लॉस वगैरह काफी कम हो जाएगा। तो ये मेरे तरफ से, हमारी तरफ से मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। और आज का जो है ओई, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि एक लाइन या तो एक मशीन लीजिए जहां पर आपने लॉस चेकलिस्ट को रिविजिट कीजिए, नहीं तो एक बार बनाइए दोबारा, और लॉस को रिकॉर्ड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए ओईई। तो ये आपका टास्क है जो मैंने बोला था आपको कि साथ साथ में ये भी चलना चाहिए। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें थैंक्स टू ओंकार, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओई कैलकुलेट करके भी काफी एग्जाम्पल उन्होंने खुद बना के इस ये प्रोग्राम में आपको देने का कोशिश किया। आप लोगों को 2-3 पॉइंट के ऊपर मैंने थोड़ा सा रिविजिट करना चाहूंगा आपके साथ। वो ये है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी रेट कैलकुलेशन, इसको थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। हम लोग नॉर्मली, जैसे मैंने पहले बोला था कि उसके अंदर रेट के अंदर सारे कुशन लेके बैठ जाते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिखता है, और हमारा मेन मकसद है अपॉर्चुनिटी निकलना। आपको मालूम होगा कि पहले जमाने में लोग परसेंटेज में रिजेक्शन बताते थे। आपको मालूम है 1% रिजेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच इन पीपीएम, 10,000 पीपीएम। तो याद, हमेशा ये याद रखिएगा कि अभी पीपीएम क्यों बोला जाता है, क्यों परसेंटेज नहीं? क्योंकि जब आप बोलोगे मेरा परफॉर्मेंस है 99% क्वालिटी, आपको एक ईगो आता है कि हाँ मैंने इतना अच्छा किया है। लेकिन जब आप बोलोगे कि 10,000 पीपीएम मेरा रिजेक्शन है, वही ईगो एकदम खत्म हो जाता है। तो हम हर कोशिश में ये हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपॉर्चुनिटी निकलते हैं। छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, लॉसेस है, उसको कैप्चर करने का कोशिश कीजिए। जैसे अभी उनका बात कर रहे थे स्पीड लॉस के बारे में। स्पीड लॉस के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं छोटा छोटा जो स्टॉपेजेस हैं, छोटा छोटा स्टॉपेज, तो उसको भी हम लोग स्पीड लॉस के अंदर डालते हैं। नॉर्मली इसको पूरा इग्नोर किया जाता है, जिसके दौरान इसका असर क्वालिटी के ऊपर भी आता है एक्चुअली। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और जहां हो सके, जहां पर ऑटोमेटेड या तो सेमी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन है, सेंसर का यूज करना कोशिश कीजिए, ताकि डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड हो टू सम एक्सटेंट। उससे लर्निंग बेहतर होता है। और डेफिनेटली पहले तो आपका जो ऑपरेशन है, प्रोसेस है, उसको एक्टिविटी वाइज प्लॉट कीजिए और देखिए कि आपका लॉस कहां पर होता है। मैनुअली ये एनालिसिस करने के बाद आप जब थोड़ा बहुत इसको स्टैंडर्डाइज करोगे, उसके बाद ही आप एक्चुअली मशीन लर्निंग वगैरह में जा सकते हो। दिस पॉइंट हैज बीन वेरी नाइसली एलेबोरेटेड बाय ओंकार। अभी मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। इसको मैं कह रहा हूं कि ये ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस की जगह में मैं एक एग्जाम्पल के दौरान आपको समझाऊंगा कि ओवरऑल सेल एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है। तो इस सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी के बारे में भी। तो जैसे देखिए, एक सेल है जिसका पार्ट नंबर है 2342 मानिए, और इधर हम लोग लॉस को मिनट्स या तो नंबर में इंडिकेट किया है। तो सेल में ज्यादातर क्या होता है, एक मशीन में इनपुट जाता है, फाइनली माने कि फाइनली एट द एंड ऑफ 10 मशीन्स आउटपुट निकल रहा है।
तो सेल में एक प्रॉब्लम होता है कि एक मशीन अगर रुक जाए तो पूरा सेल रुक जाता है, क्योंकि कई सेल इज ऑपरेटेड बाय ओनली वन ऑपरेटर और मे बी टू ऑपरेटर, एक या दो ऑपरेटर मिलकर पूरा सारे सेल को ऑपरेट कर रहा है, या तो लाइन को माने कि 3-4 आदमी ऑपरेट कर रहा है, एक लाइन इनपुट होता है और एक के बाद लाइन बैलेंस के हिसाब से आउटपुट बाहर एकदम एंड ऑफ द लाइन बाहर आ रहा है। तो ये केस में यही पॉइंट है कि एक मशीन रुक जाता है, पूरा लाइन रुक जाता है। तो अभी इधर कैलकुलेशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, मानिए कि आपके पास 10 मशीन है, 10 मशीन अलग अलग बैच प्रोडक्शन रन कर रहा है, तो उसमें टोटल टाइम अवेलेबल होगा, मानिए कि 480 मिनट्स अवेलेबल टाइम है, तो 480 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये केस में लाइन के केस में ऐसे नहीं होगा, आपका टोटल टाइम ये ट्रीट किया जाएगा एज इफ द एंटायर सेल और एंटायर लाइन इज वन मशीन, उसके आधार पे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक इसमें देखिए कि मानिए कि अवेलेबिलिटी लॉस मिनट्स में कैप्चर किया गया है पूरा वीक के लिए, वीक नंबर 33 के लिए पूरा अवेलेबिलिटी लॉस कैलकुलेट किया गया है। स्पीड लॉस ऑल हैज बीन कैलकुलेटेड बट इन नंबर्स। कैसे कि स्पीड लॉस फॉर ए पर्टिकुलर मशीन has been calculated 400, say machine number 213, it is running at a lower rate, and therefore say because of machine number 213 total speed loss related quantity has been 400, because of machine 216 it is 213, like that 4 occasion में हमें ये डेटा मिला। क्वालिटी लॉस का डेटा इधर मिल गया एट द एंड ऑफ द लाइन, जब आउटपुट को एनालिसिस किया गया है तो अलग अलग मशीन के लिए जो क्वालिटी रिजेक्शन है या तो नॉन कॉन्फॉर्मिटी है किसी भी टाइप का, उसको डिटरमिन किया गया है। तो प्रोडक्टिविटी रेट मानिए ये एग्जांपल में है 2 मिनट है पार्ट। तो स्टैंडर्ड टाइम मिल रहा है हमको 480 मल्टीप्लाइड बाई 3 शिफ्ट में, मल्टीप्लाइड बाई 6 दिन का, माइनस 60 मिनट्स पर शिफ्ट। 60 मिनट्स मानी कि स्टैंडर्ड वेक टाइम है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो हमारे हाथ में एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल टाइम है 7560 मिनट। और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आइडियली स्पीकिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो 7560 डिवाइडेड बाई 3780 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेट अस सी क्या हुआ। तो अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जैसे मैंने बोला कि 7560 मिनट्स अगर होता तो नो लॉस केस में हमें 3780 पार्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारा प्रोडक्टिविटी रह रहा है 2 मिनट पर पार्ट, 7560 मिनट में 3780 मिलना चाहिए। लेकिन अवेलेबिलिटी लॉस आ गया, टोटल अवेलेबिलिटी लॉस आ गया 1765 मिनट्स। टोटल अवेलेबिलिटी टाइम हमारा कितना था 7560 मिनट माइनस 1765 मिनट इक्वल टू 5795 मिनट, यानी कि आपका ये सेल 5795 मिनट्स के लिए ही काम किया, प्रोड्यूस किया। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन उसके अंदर 5795 मिनट्स में 2897 2897 पार्ट्स मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन मिला 2897 माइनस 732, क्योंकि ये स्पीड लॉस के लिए हमारा लॉस हुआ है, यानी 2165। तो हमारा अवेलेबिलिटी रेट कितना है 5795, जो कि अपना एक्चुअल अवेलेबल टाइम था 5795 डिवाइडेड बाय 7560, यानी अवेलेबिलिटी रेट है 0.77 ये सेल का। स्पीड रेट कितना है, स्पीड रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अवेलेबल टाइम था 5795, यानी कि हमारा 2897 हमारा मिलना चाहिए था, या तो 5795, लेकिन हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो है 2897 माइनस 732, यानी 2165 यूनिट ही एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ था। तो 2165 डिवाइडेड बाई 2897 नंबर ऑफ पार्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्ट करके स्पीड रेट आ गया 0.75। अभी क्वालिटी रेट देखते हैं। क्वालिटी रेट है हमारा 2165 और मानी कि 249 एट द एंड नॉन कंफर्मिटी मिला, तो 2165 माइनस 249 डिवाइडेड बाई 2165 यानी 0.91। तो ओवरऑल सेल इफेक्टिवनेस ओके, मैं इफेक्टिवनेस बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी नहीं बोल रहा हूँ। एफिशिएंसी अगर बताऊंगा भी वो गलत हो जाएगा टेक्निकली एक्चुअली, अदरवाइज आप नेट में देखोगे कई जगह में एफिशिएंसी भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। इस इफेक्टिवनेस इसका परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन में ही बोला जाता है।
तो A इंटू एस इंटू क्यू इज इक्वल टू 0.77 इंटू 0.75 इंटू 0.91 इज इक्वल टू 0.525। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने अभी समझा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर सेल का एफिशिएंसी या तो लाइन का एफिशिएंसी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, ओके, या तो आप बोल सकते हो कि अगर इफेक्टिवनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस केस में मशीन वाइज आप अवेलेबिलिटी रेट को प्लॉट करो, पेरेटो चार्ट बनाओ। पहला आ रहा है मशीन नंबर 212, 513 मिनट्स एक्चुअली लॉस हुआ है, अवेलेबिलिटी लॉस। तो नेचुरली पेरेटो चार्ट हमें बताता है वाइटल फ्यू ट्रिवियल मेनी, कहां पर काम करना है। वी शुड बी टेकिंग एक्शन इन मशीन नंबर 212 टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट, जहां पर अवेलेबिलिटी लॉस सबसे ज्यादा हुआ है। अभी देखते हैं स्पीड लॉस। स्पीड लॉस में नंबर लॉस का मैंने पेरेटो बनाया इधर, और उधर देखते हैं मशीन नंबर 213 में 400 नंबर का लॉस हुआ। इधर मैंने नंबर में प्लॉट किया है, 400 का लॉस हुआ है। तो एक्शन नीडेड। इधर क्या किस लिए प्रॉब्लम हुआ था अवेलेबिलिटी लॉस में? इधर प्रॉब्लम हुआ था सेटअप टाइम हमारा इधर काफी हाई है ये मशीन का, उसीलिए 513 मिनट का इन बिटवीन हमें लॉस हुआ है। और जैसे हमने सीखा है कि सेटअप टाइम जो है वो टोटल जो सेटअप टाइम ये मशीन की वजह से सबसे ज्यादा टाइम लगा, तो इट हैज बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी लॉस। सेटअप टाइम को हम लोग इंक्लूड करेंगे, कितना इंक्लूड करेंगे इसका ऊपर डिस्कशन मैं करूंगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो स्पीड लॉस में मशीन नंबर 213 आता है। क्यों प्रॉब्लम हुआ? फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है सेटिंग के लिए, इसीलिए अपना स्पीड लॉस हो रहा है। ये भी हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है हीटिंग की वजह से, उसीलिए ऑपरेटर थोड़ा धीरे मशीन चला रहा है। दैट मे आल्सो लीड टू स्पीड लॉस। ओके, क्वालिटी लॉस क्या है? ओवर हीटिंग या तो एयर ब्लॉकेज के लिए मशीन नंबर 217 में 111 नंबर जो है वो क्वालिटी लॉस हुआ है। क्वालिटी लॉस किस वजह से होता है? कुछ एग्जांपल जैसे ब्लंट टूल के लिए हो सकता है, तो और भी कई वजह है, मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम या तो ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग प्रॉब्लम एटसेट्रा में लीड टू क्वालिटी लॉस। तो इससे उभर के आ रहा है कि क्वालिटी लॉस जो है वो टैकल करने के लिए ओवर हीटिंग या तो एयर ब्लॉकेज का प्रोजेक्ट जो वो लेना चाहिए था टू अवॉइड और एलिमिनेट क्वालिटी लॉस। अभी सवाल आता है व्हिच वन इज द प्रायोरिटी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट के हिसाब से आप कहां पर एक्चुअली अटैक करोगे? अवेलेबिलिटी लॉस का सेटअप टाइम है 513 मिनट, इधर अटैक करोगे कि स्पीड लॉस जो 400 नंबर जिसके लिए रिजेक्शन हुआ है 513 मिनट के हिसाब से क्या आता है? करीबन 513 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 256 करीबन पार्ट्स लॉस हुआ है। इधर 400 नंबर पार्ट लॉस हुआ है। और ओवर हीटिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो 111 नंबर लॉस हुआ है। तो देखिए पेरेटो चार्ट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग कैलकुलेट किया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी क्या है। हम सबको पता है कि सेटअप टाइम रातों रात जीरो नहीं हो सकता है। सेटअप टाइम हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है सेटअप टाइम के ऊपर, उधर हम सीखेंगे कि सेटअप टाइम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है स्टैंडर्डाइज तरीका में। तो मानिए आज के दिन में हम लोग सेटअप टाइम का स्टैंडर्ड निकाला है जो कि 250 मिनट्स है। तो किसी वजह से वो 250 मिनट्स की जगह से 513 मिनट हुआ है। यानी कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है सेटअप टाइम को अगर स्टैंडर्डाइज तरीके से रियली अच्छी तरह से निकाला गया तो 513 माइनस 250 यानी 263 मिनट्स का अपॉर्चुनिटी इधर आता है। मतलब अगर हम सेटअप टाइम के ऊपर ध्यान दें जो देना चाहिए 263 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि करीबन 131 पार्ट आपको ज्यादा मिल सकता है। और स्पीड लॉस की वजह से जो फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट जो करना पड़ रहा है 400 नंबर। तो नेचुरली अगर ये प्रॉब्लम अगर रियली it does not call for a major overhauling of the machine and it can be taken up, my suggestion will be that yes, take up this particular project or immediately to take care, and if it is possible you can simultaneously take action at least couple of activity के ऊपर जिसके दौरान आपका सेटअप लॉस जो है वो कम किया जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से स्पीड लॉस से आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखता है। सो ऑलवेज डू नॉट हैव टू गो बाय जस्ट पेरेटो नंबर, लुक इनटू प्रैक्टिकलिटी ना। अभी सवाल जो आ रहा है क्या सेटअप टाइम का पूरा टाइम को लॉस में गिना जाए
या तो स्टैंडर्ड टाइम निकाल के उसके ऊपर जितना लॉस हो रहा है उसको गिना जाए। तो इसका दोनों ही ऑप्शन लोग यूज करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सेटअप टाइम को पूरा लॉस के अंदर गिना जाए तो हो सकता है सेटअप टाइम हमारे कंट्रोल में रहे, हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे सेटअप टाइम को। अगर पूरा एब्जॉर्ब किया जाए तो सेटअप टाइम नजर के बाहर ही चला जाएगा। सो ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है कि स्टैंडर्ड टाइम निकालिए अच्छी तरह से, उसके ऊपर जो टाइम है उसको लॉस के अंदर गिनिए। दोनों ही अप्रोच आप कर सकते हैं। और क्वालिटी लॉस डेफिनेटली यू शुड टेक केयर, क्योंकि क्वालिटी जो मिलता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो आपको एक्चुअली मिलता है कस्टमर के पास कई बार काफी सारे डिफेक्ट पहुंच जाते हैं। तो क्वालिटी लॉस के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अटैक क्वालिटी प्रॉब्लम इन एनी फॉर्म ऑलवेज। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्यों हम लोग OEE को परसेंटेज नहीं बोल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जांपल। मानिए एक मशीन का प्लांट प्रोडक्शन टाइम है 100 मिनट, यानी कि ये 100 मिनट का जो प्रोडक्शन का जो टोटल हमारा जो रन हो रहा है 100 मिनट से थोड़ा ज्यादा होगा इधर इस केस में, इसके आधार पर ही हम OEE कैलकुलेट किया है इस एग्जांपल में। मानिए आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन 1 यूनिट पर मिनट, 1 प्रोडक्शन मिल रहा है, 1 प्रोडक्शन पर मिल रहा है पर मिनट। तो आपका अवेलेबिलिटी लॉस मानिए एट द एंड ऑफ द रन इस 10 मिनट। स्पीड लॉस की वजह से मानिए कि आप 5 यूनिट लूज किया है या 5 मिनट। क्वालिटी लॉस हुआ है नॉन कॉन्फर्मिटी की वजह से, रिवर्क या रिजेक्शन 5 यूनिट। तो आपका अवेलेबिलिटी रेट कितना है? आपका अवेलेबिलिटी रेट बहुत सिंपल है, 100 मिनट से 10 मिनट चला गया 90, तो 100 में से 90 आपको रहा, तो 90 डिवाइडेड बाय 100.9 इज द अवेलेबिलिटी रेट, या तो 90%। तो अवेलेबिलिटी रेट ऑलवेज यू कैन से दैट इट इज अ परसेंटेज, फ्रैक्शन या तो परसेंटेज। स्पीड रेट क्या है? स्पीड रेट आपका टोटल 90 मिनट्स में आपको 90 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 85। तो 85 डिवाइडेड बाय 90, these are all independent actually, they don't depend on each other, पूरा इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया गया है। सो 85 डिवाइडेड बाय 90 यानी 0.944 स्पीड रेट है, या तो 94.4% इज द स्पीड रेट। क्वालिटी रेट क्या है? 90 में एक्चुअली नहीं मिला, 85 मिला, 85 सही मिलना चाहिए था, 85 सही नहीं मिला, उनमें से 5 गया, तो कितना मिला सही? 80। 80 डिवाइडेड बाय 85 यानी 0.941 या तो 94.1%। तो आपका OEE कितना डाला? कितना है? अवेलेबिलिटी रेट इंटू स्पीड रेट इंटू क्वालिटी रेट, ये करोगे तो आपको 0.774 मिलेगा। अभी देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी उस टाइम का कितना मिला? आपका टोटल जो रन है वो आपका 100 मिनट का रन टाइम है, 100 मिनट का अंदर आपको 80 प्रोडक्ट ही मिला, तो आपको एक्चुअली मिलना चाहिए था 100 प्रोडक्ट्स, लेकिन आपको 100 प्रोडक्ट्स की जगह में कितना मिला फाइनली? 80। उनमें से क्या क्या लॉस मिला है आपको? 10 प्रोडक्ट आपने लूज किया अवेलेबिलिटी के लिए, 5 प्रोडक्ट कुछ आपने लॉस किया है स्पीड के लिए, और 5 प्रोडक्ट आपने लॉस किया है क्वालिटी के लिए, यानी टोटल लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो गया 20। 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी 80%। ये 80% है ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फॉर दैट प्रोडक्शन रन, लेकिन OEE है 0.774। तो ये ऑलवेज रिमेंबर इट इज ए नंबर, जो नंबर में मीनिंग क्या है? OEE इज इक्वल टू 1, मतलब 100% आपको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिला है। और 0 का मतलब आपको एक भी ठीक प्रोडक्शन नहीं मिला, या तो एक भी आउटपुट नहीं मिला। तो दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल, ये दोनों एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोलता है कि मेरा 1 है या 0 है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो जो सही नहीं है। तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज OEE। जैसे मैंने बोला है, अवेलेबिलिटी रेट इज आइदर फ्रैक्शन और परसेंटेज, स्पीड रेट इज आइदर फ्रैक्शन और परसेंटेज, क्वालिटी रेट ऑल्सो इज a fraction और परसेंटेज। तो ASQ, A इंटू S इंटू Q, अवेलेबिलिटी रेट इंटू स्पीड रेट इंटू क्वालिटी रेट, ये सिंबॉलिक मेजर ऑफ ओवरऑल इफेक्टिवनेस, बहुत अच्छी मेजर है, इसको आप KPI के दौरान यूज कर सकते। अभी और एक पॉइंट है, व्हाट डू यू डू फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। मुझे मालूम है कि इधर कई डिपार्टमेंट शायद प्रेजेंट है
जिन लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम नहीं करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे डिजाइन, परचेज, ये सब डिपार्टमेंट। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लागू है? मैं कहूंगा यस, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए भी लागू है। लेकिन आप ये कहोगे कि अरे डिजाइनर का तो प्रोडक्टिविटी रेट निकालना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा कि डोंट बॉदर अबाउट दैट एट दिस स्टेज। हाँ, पॉसिबल है, अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो शायद पॉसिबल है, बट हम लोग उसके बारे में अभी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि आपको अगर डिजाइन एरर मिल रहा है, आपको रिवर्क करना पड़ रहा है बिकॉज शॉप फ्लोर से आपके पास वापस आ रहा है ड्राइंग, क्योंकि जब प्रोडक्शन से वो या तो क्वालिटी से जब आप काम करने लगे तो उनको काफी सारे एरर मिल रहा है, जिसके लिए डिजाइन में आपको रिवर्क करना पड़ रहा है। वो सारे आप पहले तो सब डिजाइन टाइम को आप लॉगिंग कीजिए, और आप जितना टाइम रिवर्क कर रहे हो या तो डिजाइन को ठीक करने के पीछे लगा रहे हो, उसका टाइम भी आप रजिस्ट्री में लगाओ। तो you will be able to get your quality rate. That is very important. So you get design department or purchase department, invoice correction, etc. तो अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो क्वालिटी रेट, आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक है आपका एरर रेट इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, और डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक चेकलिस्ट बनाया कि क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, उनमें से कितना नंबर ऑफ डिफेक्ट मिला, उसके आधार पर डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। आप ये भी निकाल सकते हो कि पार्ट्स पर मिलियन आवर्स ऑफ वर्क कितना एरर मिला, कितना एरर मिला पर मिलियन आवर्स ऑफ वर्क और पर मिलियन मिनट्स ऑफ वर्क, दैट विल बी इवन बेटर। या तो डायरेक्टली आप निकल सकते हो कि आपने कितना डिजाइन टाइम इन मिनट्स लॉग इन किया और उसके ऊपर कितना मिनट्स आपका टोटल डिफेक्ट में रिवर्क में गया, तो उससे पीपीएम इन मिनट्स भी मिल सकता है। ये सब डिजाइन या परचेज सर्विस डिपार्टमेंट का क्वालिटी रेट है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, डीपीएमओ एटसेट्रा। और आपका स्पीड रेट या तो अवेलेबिलिटी रेट क्या है? स्पीड रेट नेग्लेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए, नॉट नेग्लेक्ट, इग्नोर कीजिए। अवेलेबिलिटी रेट क्या होगा? आप कितना टाइम आपको दूसरी जगह आपको जाना पड़ा and you were not able to do your basic design or basic activity, उसको लॉगिंग कीजिए। That is going to help you to take up this particular point in the sunset meeting every day and tackle these points. So I hope you are able to understand कि सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए कैसे यूजफुल होता है। So जैसे मैंने आपको बोला है, ओवरऑल सेल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऐसे ही ओवरऑल लाइन इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर सकते हो, ओवरऑल बैच इफेक्टिवनेस भी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर डिफरेंट इंडिपेंडेंट मशीन। लेकिन उधर हर एक मशीन का टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टू टेक द डिनोमिनेटर प्रॉपर।